नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अर्न विद प्रवेश। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, क्या न्यूज़ है कि ईडी ने रेड कंडक्ट करी है मुंबई के इंडियाबुल फाइनेंस के ऑफिस में। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या ये न्यूज़ है और इसका आज इंडियाबुल हाउसिंग कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ा, इसकी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स के ऊपर आज क्या असर पड़ा, वो कितने कितने परसेंट डाउन हुए। आई होप आपने भी इनके अंदर इन्वेस्ट करके रखा होगा। जैसे धानी सर्विसेज है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, ये 10-10, 20-20% आज गिरे हैं। तो हम देखते हैं कि उनके क्या टेक्निकल लेवल से, उनका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हमको अब इस अगर हमने इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या हमको बना रहना चाहिए या हमको निकल जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। आपको इंडियाबुल हाउसिंग कंपनी का पूरा एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो इससे पहले शुरू करें फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूं और हम और एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन पाएँ। फ्रेंड्स, इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी है। वो रेड फ्लैग क्या है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस वाले पार्ट पे आऊँगा, जब मैं इस कंपनी के आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, उस टाइम पे मैं बात करूँगा और बताऊंगा कि वो रेड फ्लैग क्या है। और उसके अंदर आप मेरी ओपिनियन भी जानेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, 2021 के अंदर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो प्रमोटर थे समीर गहलोत और कुछ और रिलेटेड कंपनीज और इंडिविजुअल थे, उनके अगेंस्ट में इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ने केस रजिस्टर्ड करा था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ईडी को। तो उसकी इस केस के अगेंस्ट में आज ईडी ने सर्च कंडक्ट करी थी। फ्रेंड्स, इस केस में ईडी ने जो केस रजिस्टर किया था, उनका क्या कहना है उस एफआईआर में। फ्रेंड्स, क्या लिखा उस एफआईआर में? ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने जो फंड्स थे, जो इन्वेस्टेड फंड थे उनके खुद के, उन्होंने साइफंड करे, यानी उनको राउट करा अपनी कंपनी से, गलत तरीके से उसको बाहर लेके गए और अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करा ताकि अपने शेयर के प्राइस को बढ़ा सके। तो ये केस था जो ईडी के पास रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में, जिसके बेसिस पे ईडी ने आज इसके मुंबई सेंटर पे आज रेड करी थी। यहाँ देख लेते हैं। इन द एफआईआर द कंप्लेंट मेंशन्ड रियल एस्टेट कंपनीज विच हैड टेकन लोन्स फ्रॉम इंडिया बुल्स एंड राउटेड मनी बैक टू द इंडिया बुल्स हाउसिंग शेयर्स। तो इसके अंदर वही बात लिखी हुई है कि इन्होंने कुछ कंपनीज को लोन दिए थे, वो उन कंपनियों ने फिर उसी लोन के पैसे को रीराउट करके कंपनी के अंदर ही गलत तरीके से इन्वेस्ट करा ताकि शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट किया जा सके। और इसके अंदर एक दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। इसके अंदर आज मंडे मॉर्निंग को दिल्ली हाईकोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया था, जिसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर दिया था, ताकि वो कोई हार्श डिसीज़न ना ले कंपनी के अगेंस्ट में। तो ये कंपनी का कहना है कि उनके पास स्टे ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन ना करें कंपनी के अगेंस्ट में और कोई भी हार्श डिसीज़न ना लें। और ये जो भी आज रेड की न्यूज़ थी, इसके बेसिस पे हमको क्या देखने के मिला, देखिए। अगर आप देखेंगे, इंडियाबुल हाउसिंग की ही कंपनी है धानी सर्विसेज, उसका शेयर आज कितना गिरा? उसका शेयर आज गिरा 20%। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस गिरा 10% और रियल एस्टेट वाला शेयर गिरा 15%। तो फ्रेंड्स, ये 20%, 10%, ये 15%, इन तीनों कंपनी के अंदर इतने ये शेयर के अंदर गिरावट आई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि शेयर हमको क्या दिखा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, कंपनी का ऑल टाइम हाई 1400 रहा है और ऑल टाइम लो 86 रुपीज़ रहा है, जो इसने पैंडमिक में बनाया था। और ये जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 2018 के आसपास था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम प्रमोटर के अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन होते रहते हैं। पहले भी इस कंपनी के अंदर इस तरह की न्यूज़ आ चुकी हैं इंडियाबुल हाउसिंग कंपनी के अंदर, कि ये लोग फंड्स को मिसमैनेज करते हैं। इसी वजह से अगर हम देखें, ये शेयर के अंदर प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका जो हाई है उससे टूट भी चुका है इन सब न्यूज़ों के कारण। अगर देखें फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिनों से लगभग पूरे 2 साल से ये शेयर इसी एक रेंज के अंदर घूम रहा है।
₹150 से ₹300 की रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ₹150 से ₹300 की रेंज के अंदर घूम रहा है और अभी ये गिर कर ₹162 पे आ चुका है। अगर आप देखें फ्रेंड्स, इसने अपने हाई से, इसने अब तक अपने हाई से इसने लगभग 90% ये हमारी कैपिटल इरोड कर चुका है। अगर अगर किसी ने इसको 1300-1400 पे ख़रीदा होता तो उसकी 90%, 80 to 90% कैपिटल इरोड हो चुकी होती आज तक। तो टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा वीक है ये शेयर। अगर फ्रेंड्स बात करें कि इसके अंदर अगर हमको एवरेज आउट करना हो या फिर इसके अंदर फ्रेशली इन्वेस्ट करना हो तो क्या लेवल रहने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पिछले 2 साल से कंसोलिडेट ही कर रहा है और ये कोई न्यूज़ आज की नहीं है। ये FIR 2021 की है और इस कंपनी के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ये कंपनी हर चीज़ से, हर इंजाम से निकल जाती है और अपना काम करती रहती है। आगे चलने से पहले फ्रेंड्स मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, एक बात बता दूँ कि इस कंपनी के अंदर मैं भी इन्वेस्टेड हूँ। मैंने अपनी कैपिटल का 3% इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। नॉर्मली फ्रेंड्स मैं अपने कैपिटल का 5 to 10% ही एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने इसके अंदर सिर्फ 3% ही इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था ये रिस्की कंपनी है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं डाला था। और मैं अभी इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में आगे जब मैं भी फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा तो मैं उसके अंदर बताऊँगा कि वो रेड फ्लैग क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर प्राइस एक्शन की बात करें, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तब करूँगा, पैसा तब डालूँगा कि जब मुझे यहाँ पे कोई सॉलिड बाइंग दिखती है, यानी मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़े लेवल पे बाइंग हो रही है। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मुझे मेरे फेवर में लगेंगे और मुझे बाइंग लगेगी और मैं 200 के ऊपर ही इसके अंदर बाय करने की सोचूंगा। फ़िलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है इसके अंदर और इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम दिखते हैं, ये जो न्यूज़ है, ये जो पैनिक है, ये मुझे कूल डाउन होता हुआ जब दिखता है और मुझे वॉल्यूम दिखती है, तब मैं इसके अंदर सोचूंगा कि इन्वेस्ट करूं या ना करूं, या फिर जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको मैं विड्रॉ कर लूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो रेड फ्लैग की बात कर रहा था, तो सबसे पहले रेड फ्लैग आप देख लो क्या है वो। जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है प्रमोटर की होल्डिंग। अगर आप देखोगे, जब रिजल्ट आए थे दिसंबर के, उसके अंदर जो दिसंबर क्वार्टर की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 9.72% थी, जबकि पिछले क्वार्टर में 21.7% थी, जो कि घटकर 9.72 हो गई है। तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ड्रेस्टिकली चेंज कर ली है। और मैंने एक और ख़ास चीज़ नोटिस करी कि इसके अंदर हमारे पब्लिक की जो होल्डिंग है, प्रमोटर ने तो अपनी होल्डिंग कम कर ली, और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी इसके अंदर जब भी पब्लिक किसी शेयर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो मैं उस शेयर को ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद नहीं करता हूँ, और अपनी होल्डिंग में भी रखना नहीं पसंद करता। जैसे येस बैंक है, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इसकी पब्लिक होल्डिंग बढ़ी। और मैंने क्या देखा, राकेश झुनझुनवाला के पास भी इसका 1% शेयर है। हालांकि जून 2021 में 2% था, जो कि उन्होंने 1% उन्होंने भी घटा लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिकली कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर और फंडामेंटली बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी ये होता है कि जो भी पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, उसके अंदर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। यानी हम इक्विटी शेयर होल्डर, अगर हमने 100 रुपये कंपनी के अंदर लगाए हुए हैं, कंपनी के अंदर हमारे 100 रुपये लगे हुए हैं, तो उनका क्या रिटर्न आ रहा है। अगर वो देखें, 10 ईयर्स का 21%, 5 ईयर्स का 18%, 3 ईयर्स का 15% और लास्ट ईयर का 7%। अगर फ्रेंड्स फाइनेंस कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, लेकिन ये फ्रेंड्स कम होता हुआ है, ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी के लिए। स्टेबल होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये स्टेबल नहीं है। इसलिए अगर आप देखें, लास्ट 3 ईयर का और लास्ट ईयर का हाफ हो गया है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है, यानी ये भी है नेगेटिव साइन। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR की, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप देखें, इसने प्राइस ने सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव बनाया है। 5 साल का -28, -37, -27, यानी
प्राइस कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से सिर्फ गिरता ही आ रहा है स्टॉक का। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी नेगेटिव है 5 ईयर से, पिछले कंटिन्यूसली 5 ईयर से वो भी नेगेटिव है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव, CAGR भी नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली हमारी डिक्लाइन हो रही है। अगर फ्रेंड्स कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो करंट प्राइस 166 का चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू है 331 रुपये। यानी ये कंपनी फ़िलहाल तो हमको बुक वैल्यू से सस्ती ही मिल रही है। यानी ये ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। बट परफॉर्मेंस इसकी डाउन है, इसलिए तो अंडर वैल्यूड हुई है। यानी अगर जब परफॉर्म करेगी तो कंपनी चलेगी भी। और इसके अंदर एक और चीज़ है डिविडेंड यील्ड। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये एक लौती ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो इतना अच्छा डिविडेंड देती है। अगर प्राइवेट कंपनीज में बात करें तो PSU को छोड़ देते हैं, कुछ सरकारी कंपनी को, IRFC टाइप कंपनी को छोड़ देते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। यानी ये 5-6% हमको हर साल डिविडेंड देती है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे देखा जाए तो फ्रेंड्स मैं इसको ओके बोलूँगा। लेकिन अगर पैरामीटर्स की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, P&L स्टेटमेंट की फाइनेंशियल्स को देखें तो वो फ्रेंड्स डिक्लाइन मोड में है। प्लस न्यूज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव आती है कंपनी के अंदर। यानी इसका जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। यानी प्रमोटर्स भी अब होल्डिंग कंपनी ख़त्म कर चुके हैं। तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं इस कंपनी से निकलने की ही सोच रहा हूं। अब मैं इस कंपनी के अंदर और पैसे इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं और मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट है मैं उसको विड्रॉ कर लूँगा, चाहे मुझे लॉस में ही क्यों ना विड्रॉ करना पड़े। क्योंकि इससे ज़्यादा अभी इतना भी ज़्यादा लॉस में नहीं है। पीछे मुझे डिविडेंड भी काफ़ी सालों से मिला है। लेकिन आने वाले टाइम में पता नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और ना करे, और क्या न्यूज़ निकल के आए, कंपनी के अंदर क्या और प्रॉब्लम्स हो जो हम रिटेलर्स को नहीं पता होती है इनिशियली, प्रमोटर्स को पता होती हैं। इसलिए उन्होंने पैसा भी अपना निकाल लिया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैं अब इस कंपनी के अंदर और दिन नहीं रुकना चाहूँगा। अगर आपका फ्रेंड्स इससे अलग कोई और ओपिनियन है या अगर आप कुछ और सोचते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो जैसे यस बैंक के अंदर हुआ था 400 से 250, 150, 100, 50, 40, 10, 12, 15, 20 और वो लोग फंसते गए। इस तरीके से कोई और रिटेल इन्वेस्टर ना फंसे और अपने हाथ ना जलाए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी में ही इन्वेस्ट करिएगा, जिनके फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं है, जो अच्छा काम नहीं कर रही हैं और जिनके अंदर प्रमोटर होल्डिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनसे थोड़ा दूर ही रहिएगा। मेरी आपको एक ये फ्रेंडली एडवाइस है। मानना ना मानना आपका काम है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।